हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्राकृतिक संसाधन पाठ के प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कराया कि वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी के निकट है और इसका क्या महत्व है। तो देखिए पृथ्वी के निकट जो सबसे क्षेत्र है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। 10 पृथ्वी तल से कहाँ तक, 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ठीक है ना। ये वायुमंडल जो है, वायुमंडल पृथ्वी के सबसे निकटतम क्षेत्र है ना जी। इसमें जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति रहती है ना, मनुष्य रहते हैं, ये सब इसमें फलते फूलते हैं, है ना जी। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि कर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह से, हम लोग लिख सकते हैं कि जल मानव जीवन का मुख्य आधार है। मानव को जीवित रखने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही आता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। आपको पता है कितना ज्यादा प्रयोग है सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग अपने जो दैनिक कार्य करते हैं उनमें भी देखिए किस तरह से जल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके उपयोगिताएं हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, मिट्टी की उर्वरता से आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पौधे, इस तरह से लिख दो, इसमें मैं शॉर्ट में आपको लिखवा ही दे रहा हूँ अच्छा सा आंसर। पौधों की अधिकतम वृद्धि, पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए, अधिकतम वृद्धि के लिए मृदा, अधिकतम वृद्धि के लिए मृदा की पोषक तत्व, पोषक तत्वों, पोषक तत्वों को पर्याप्त तथा संतुलित मात्रा में, संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता, प्रदान करने की क्षमता को मिट्टी की उर्वरता कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता कहते हैं, ठीक है, या मृदा उर्वरता कहते हैं। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उदाहरण के साथ नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को समझाएं। तो हम लोग जानते हैं नवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं जो एक बार लगातार उपयोग होने पर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, और जो जल्दी पुनः उत्पन्न नहीं होते, लंबा समय लेते हैं, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन। दोनों का उदाहरण के साथ मैंने यहाँ दिखा दिया है, इसको आप लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कुछ वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। तो वायु प्रदूषक हम लोग जैसे वायु को पेट्रोल वाहन प्रदूषित करते हैं, है ना जी, कार वगैरह। वायुमंडल में कल कारखानों से, चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं, ये सब है ना। थर्मल पावर प्लांट जो लगता है, तेल शोधक कारखाने जो लगते हैं, ये मैंने उदाहरण के साथ यहाँ पे कुछ दिखा रखा है, आप इसको लिख सकते हैं वीडियो। तो इसमें से कौन कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है, ये भी मैंने यहाँ पे साथ में दे रखा है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है कि ओजोन स्तर हमारे लिए क्यों उपयोगी है। हम लोग जानते हैं कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रुकता है, अवशोषित कर लेता है उन्हें, है ना जी, और कुछ को विकृत भी कर देता है, वो वापस भेज देता है, रिटर्न कर देता है, परावर्तित भी कर देता है ना जी। और इससे क्या घाटा है, ओजोन परत की किरणें अगर हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो हमें बहुत सारे बीमारियां, जैसे त्वचा कैंसर, जलन होगा, मोतियाबिंद वगैरह हो जाएगा, ये सब बीमारियां हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जल प्रदूषकों की एक सूची बनाएं। तो जल प्रदूषक कौन कौन से है उसके लिए, जैसे मान लीजिए खेत कृषि में जो खाद वगैरह जो डालते हैं, यूरिया है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, ये भी जल प्रदूषक के कारण है। सीवेज वगैरह से जो गंदे जल निकलते हैं वो भी जल प्रदूषण के कारण है। तो ये जल प्रदूषक ही ना है जी, ये सब जल प्रदूषक कहलाएंगे, और ये जल प्रदूषण को फैलाते हैं। जल प्रदूषण को फैलाने वाले कारक ही ना जल प्रदूषक कहलाते हैं। तो उनके बारे में मैंने यहाँ पे एक सूची बनाकर लिख रखा है, आप इसे पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषण को फैलाएगा, है ना, ये एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। ये वायुमंडल पे इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ता है, हमारे मानव जीवन पे भी बहुत ज्यादा इसका खतरनाक प्रभाव करता है। ये रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के अवशोषण नहीं होने देते हैं, यानी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगेगी। तो समझ रहे हैं कि सांस लेने में कठिनाई होगी तो आपको कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि
ऊपरी वायुमंडल से कैसे बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पराबैंगनी प्रकाश द्वारा ऑक्सीजन के टूटने से होता है। यहाँ पे मैंने अभिक्रिया करके भी दिखा दे रखा है। ये क्या करता है? पराबैंगनी विकिरणों से हमारी वायुमंडलीय बाहरी परत से वो ऊपर अंदर आने ही नहीं देता पराबैंगनी किरणों को, है ना जी। ये आप इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में कैसे बनता है, समीकरण देकर बताए। तो देखिए मैंने समीकरण देके यहाँ पे बता रखा है दोनों को, ठीक है। तो आप इस वीडियो पहुंच करके इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि BOD का उल्लेख करें। तो BOD क्या होता है आपको पता है, मैंने बता रखा था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। रासायनिक उर्वरक के रूप में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग होता है। जल में नाइट्रोजन और फास्फोरिक की मात्रा बढ़ने से जल में सैलाव की वृद्धि होती है। सैलाव मरने पर बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है और यह सड़कर जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ लिखना चाहिए था, डिमांड होगा, ठीक है, डिमांड कहा जाता है। जल में ऑक्सीजन को मात्रा घटने से जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का समीकरण देकर बताएं कि कैसे वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा, सल्फर से ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उष्मा उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर अभिक्रिया करता है जल से तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है कि किन कारणों से ओजोन परत क्षीण हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन क्षय होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये बहुत ही अस्थायी होता है जो वायुमंडल में पहुंच जाता है और ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इसके बारे में मैंने यार शॉर्ट में लिख दिया, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कार्बन चक्र का वर्णन करें। तो कार्बन चक्र पता है आपको, वायुमंडल में कार्बन जो होता है और 0.03% होता है। और इसका मैंने टोटल डिटेल में आपको चैप्टर में भी पढ़ा रखा था इसके बारे में कि इसका साइकिल किस तरह से चलता रहता है। तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लेंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसका चक्र यहाँ पे चित्र के द्वारा भी दर्शा रखा है, तो इसको भी लिख लेंगे और वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे डिटेल में और ये चित्र भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के कोई 3 उपाय बताए। तो कूड़े कचरे को नष्ट करना, कूड़े कचरे का कंपोस्ट बनाना और कचरे का पुनर्चक्रण करना। इसके डिटेल में मैंने लिख दिया, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है कि प्रस्वेदन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जल का कुछ भाग जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने के लिए तथा शेष जल प्रस्वेदन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। और वही क्रिया को हम लोग प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन क्या है कि जल का, ऐसे लिख दो कि जल का पेड़ पौधों द्वारा वायुमंडल में वाष्पन क्रिया द्वारा चले जाना या वायुमंडल में चले जाना, वाष्पित होकर चले जाना, ऐसे भी आप कह सकते हैं। वही आपका प्रस्वेदन कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उससे वायुमंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है और वायुमंडल में भी नमी बनी रहती है, ये भी लिख सकते हैं ना जी, शुद्धता बनी रहती है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अमोनीकरण किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब जंतु और पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं मरे हुए पौधे में स्थित प्रोटीन को अमोनिया में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।